नमस्ते बच्चों, आप लोग कैसे हैं। हम आशा करते हैं आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, मंगल होंगे। आज हम बच्चों की समस्याओं को समझकर, बच्चों के समस्याओं को ध्यान में रखकर कि बच्चों को फिजिक्स के न्यूमेरिकल में काफ़ी परेशानी आती है, फिजिक्स को समझने में काफ़ी परेशानी आती है, इसलिए प्रांतु शिक्षा संस्कृति संस्थान एक क्लास शुरू करने जा रही है। हम आशा करते हैं आप सभी इस क्लास का लाभ लेंगे, इससे सीखेंगे, क्योंकि फिजिक्स में जब तक आप न्यूमेरिकल नहीं समझ पाओगे तब तक कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं करता बच्चों में। सिर्फ रट लेने से फिजिक्स नहीं समझा जा सकता। तो आज आप लोग के सबसे पहले क्लास में फिजिक्स का जो सबसे बेसिक होता है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। हम लोग प्रयास करेंगे कि यूनिट और मेजरमेंट को बेहतर ढंग से समझ सकें, क्योंकि जब तक हम यूनिट और मेजरमेंट नहीं जानेंगे तब तक फिजिक्स को समझना बड़ा ही मुश्किल होगा। और मैं समझता हूँ आप लोग भी इसकी परेशानी आती होगी। क्लास 9 से यूनिट शुरू होता है। क्लास 9 फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर ही होता है यूनिट एंड मेजरमेंट। फिर यही चैप्टर क्लास 11th में जाकर रिपीट करता है, वहाँ भी इसका नाम यूनिट एंड मेजरमेंट या यूनिट और डायमेंशन करके होता है। तो सबसे पहले हम आज के क्लास में क्लास 9th के यूनिट और मेजरमेंट का ही स्टैंडर्ड रखेंगे। आगे के क्लास में हम इसको 11th के लिए अपडेट करेंगे। तो आज आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, हमने हेडिंग दिया है यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट और मेजरमेंट में हम क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे क्रमवार, इसको हम बताते हैं। सबसे पहले हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिट जानेंगे। सेकेंड नंबर पर इंपॉर्टेंस ऑफ मेजरमेंट को समझेंगे। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी समझेंगे। फिजिकल क्वांटिटी दो तरह का होता है, एक को हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं और दूसरे को डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। इसके बाद टाइप्स ऑफ यूनिट पढ़ना है। टाइप्स ऑफ यूनिट तीन तरह का होता है, पहला फंडामेंटल यूनिट, दूसरा डिराइव्ड यूनिट और तीसरा सप्लीमेंट्री यूनिट। इसके बाद हम लोग चार्ट ऑफ फंडामेंटल यूनिट पढ़ेंगे। फंडामेंटल यूनिट में किन किन क्वांटिटियों को रखा गया है इसके बारे में जानेंगे, और सप्लीमेंट्री में किन को रखा गया है और डिराइव्ड में किन को रखा गया है। सबसे फाइनली और लास्ट हम लोग डिराइव्ड यूनिट पढ़ेंगे, क्योंकि इनकी संख्या सबसे ज्यादा होती है। और अगर आप फंडामेंटल को अच्छी तरह समझ लोगे तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को डिराइव्ड समझने में परेशानी नहीं होगी। तो आइए हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिट की। तो सबसे पहले हम यूनिट को जाने कि यूनिट कहते किसको हैं। यूनिट से भी पहले अगर हम फिजिकल क्वांटिटी को समझ लें तो शायद यूनिट समझने में परेशानी कम होगी। तो फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं, तो डेफिनेशन है, आपके बुक में होगा, आप बुक भी देख सकते हो। दोज क्वांटिटी विच कैन बी डिफाइंड और मेजर इजिली। दोज फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी define or measure easily, that is called physical quantity. या those quantity which can be used to express the properties of physics, या used to express the law of physics is also called physical quantity. ओके, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिट। तो हर फिजिकल क्वांटिटी को यूनिट्स की जरूरत होती है। बिना यूनिट्स का कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अधूरा अधूरा है, उसकी पहचान सुनिश्चित नहीं हो सकती, वह सिर्फ एक डिजिट तक रह जाता है। हम इसका आपको एक एग्जांपल देते हैं। मैंने बोर्ड पर आपके सामने लिख दिया 5। यह 5 एक डिजिट है जो आप गणित में पढ़ते हो। अब ये 5, इस 5 को फिजिक्स का कौन सा क्वांटिटी आप आइडेंटिफाई करोगे, आप इसको क्या कहोगे। या लेंथ के लिए मैंने यूज किया, मास के लिए यूज किया, या समय के लिए यूज किया, या टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज किया। ऐसे फिजिक्स के केस में पूरी तरह से अर्थहीन है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, पूरी तरह से मीनिंगलेस है। 5 का कोई मीनिंग नहीं होगा। अगर इसी में हम 5m कर दें तो यह सुनिश्चित करता है यह लेंथ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसको पूरी हम पढ़ेंगे 5 मीटर।
यदि आप 5 के पीछे केजी लगा दो तो यह सुनिश्चित होता है कि यह मास के लिए यूज किया जाएगा। यदि आप एस लगा देते हो तो हो जाता है 5 सेकेंड, यानी यह समय को रिप्रेजेंट कर रहा है। यह समय की क्वांटिटी होगी, यह समय के लिए को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैंने कहा ना कि बिना यूनिट का यह सिर्फ एक नंबर भर रह जाता है और इसकी कोई पहचान किसी भी क्वांटिटीज में नहीं की जा सकती। तो यह सबसे बड़ा रोल होता है यूनिट्स का। यूनिट से एक पहचान मिलती है क्वांटिटीज को। बिना यूनिट का क्वांटिटीज बिल्कुल अधूरा है। आगे इसमें हम लोग को पढ़ना है इंपॉर्टेंस ऑफ मेजरमेंट। तो देखो, मेजरमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। मेजरमेंट कई एक लेवल का होता है। आप समझो, अपने घरों में किसी चीज को लेकर दो लोगों के बीच मेजर करना हो, बांटना हो, तो अगर उनका सही मेजरमेंट ना हो तो फिर बेईमानी वाली बात हो जाएगी। किसको कम मिला, किसको ज्यादा मिला। मान लो कि अगर आप कहीं कपड़ा सिलवाने जाते हो और दर्जी के पास सही मेजरमेंट का सिस्टम नहीं है, तो आप सोचो, या तो आपका कपड़ा छोटा सिल जाएगा या बड़ा सिल जाएगा। अगर आपके घर वाले आपके लिए शूज खरीदने बाजार जाएं और उनको आप अपने पैरों का सही माप ना दो, तो आपका शूज या तो बड़ा हो जाएगा या छोटा हो जाएगा। तो इसलिए इस मेजरमेंट का बहुत बड़ा रोल है अपने जीवन में। एक कारीगर घर में छड़ काटता है या कोई प्लम्बरिंग का काम करता है, वह पाइप काटता है, अगर उसके पास सही मेजरमेंट नहीं होगा तो पता चला कभी छड़ छोटा कट जाए, कभी बड़ा कट जाए, कभी पाइप छोटा कट जाएगा, कभी बड़ा कट जाएगा। इसलिए फिजिक्स में मेजरमेंट का बहुत ही बड़ा रोल है और बड़े से बड़े पैमाने पर भी मेजरमेंट के लिए हमारे यहाँ सिस्टम डेवलप है और छोटे से छोटे यूनिट को भी मेजर करने के लिए, क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए भी हमारे पास सिस्टम मौजूद है। आज के आधुनिक विज्ञान में आप समझ लो कि बाल की मोटाई भी मापी जा सकती है। तेल का, पानी पे तरते हुए तेल का थिकनेस भी मेजर किया जा सकता है। आज हमारे पास इतना डेवलप या उन्नत किस्म का सिस्टम मौजूद है। ठीक है, अब इसके अपने उपयोग होते हैं। आप देखते हो 1 सेकंड से भी कम छोटी इकाई को मापी जाती है। ऐसा सिस्टम डेवलप है जिससे आप 1 सेकंड के 10वें हिस्से को भी मेजर कर सकते हो। तो मेजरमेंट का बड़ा रोल है। आप जानते हो ना कि किसी एक्सीडेंट में कितना समय लगता है, इसलिए हर छोटी से छोटी इकाई का बड़ा महत्व होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले थे टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। शुरू में हमने बात किया था फिजिकल क्वांटिटी की। तो फिजिकल क्वांटिटी के भी टाइप्स होते हैं। सबसे जो पहला होता है उसको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में सबसे पहला वर्ड यूज हुआ है फंडामेंटल, अर्थात बेसिक, यानी वैसा क्वांटिटी जो खुद में बेसिक हो। आप मान लो कि वह गॉड गिफ्टेड है या नेचुरल की तरह मान लो, यानी वह अपने आप में पूर्ण है। उसको बनाने के लिए या उसको व्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए किसी दूसरे क्वांटिटी की जरूरत नहीं होती है। आप सुनते हो ना, लोग कहता है फंडामेंटल लॉ, फंडामेंटल राइट्स, यानी आपका वो बेसिक है, यानी उससे किसी का निर्माण होता है, उसके निर्माण में किसी की जरूरत नहीं होती। उसी को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल। और फिजिकल क्वांटिटी यानी वैसा क्वांटिटी जो खुद अपने आप में पूर्ण हो और दूसरों को बनाता है, उसको खुद के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ती। उसके आगे हम लोग को पढ़ना है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो डिराइव्ड या कहेंगे इसको सेकेंडरी फिजिकल क्वांटिटी के रूप में भी लोग व्यक्त करते हैं। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी वे होते हैं जिनको फंडामेंटल क्वांटिटी की मदद से ही बनाया जाता है। वे फिजिकल क्वांटिटी जिनको आप फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की मदद से डिराइव करते हो, उसी को हम लोग कहते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। इसलिए इसके आगे में डिराइव्ड वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, यानी यह दूसरे से डिराइव्ड है, यानी दूसरे की मदद से बनाया गया है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट। तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, शुरू में हमने बताया था कि बिना यूनिट का कोई भी फिजिकल क्वांटिटी महत्वहीन होता है। उसकी अपनी खुद की कोई पहचान नहीं होती, वह सिर्फ एक नंबर तक सिमट के रह जाता है। तो हर फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए
या अलग अलग तरह के फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है, और यूनिट से ही किसी क्वांटिटी की पहचान मिलती है, हम समझ पाते हैं। तो इसमें देखेंगे कि टाइप्स ऑफ यूनिट में हम लोगों को 3 मूल रूप से यूनिट पढ़ना है। इसमें सबसे पहला यूनिट है, इसका नाम है फंडामेंटल यूनिट्स। तो जो फंडामेंटल यूनिट्स होता है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का ही पार्ट होता है, या आप कह सकते हो कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को हम लोग फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट होता है उसी को हम लोग फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। दूसरा है डेराइव्ड यूनिट। तो ठीक उसी तरह अपने पहले वाले फंडामेंटल यूनिट की तरह इसको हम लोग कहते हैं कि जो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होते हैं उनके यूनिट को हम लोग डेराइव्ड यूनिट कहते हैं। और सबसे लास्ट और आखिरी जो यूनिट होता है इसको हम लोग सप्लीमेंट्री यूनिट कहते हैं। इसका मात्र 2 ही एग्जांपल होता है, एक होता है प्लेन एंगल और दूसरा होता है सॉलिड एंगल। इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे चार्ट ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, यानी फंडामेंटल यूनिट में कुछ स्पेसिफिक फिजिकल क्वांटिटी रखे गए हैं, उसी को हम लोग यहां पढ़ेंगे। उसमें 7 नाम आते हैं। चार्ट ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स में 7 नाम आते हैं, या इसको हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है मास। आप सभी मास से परिचित होंगे। मास का यूनिट होता है किलोग्राम। किलोग्राम को सिंबॉलिकली हम लोग केजी से रिप्रेजेंट करते हैं और मास को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल और स्मॉल एम का भी यहां महत्व होता है, इसलिए ध्यान रखेंगे। अगला है लंबाई अर्थात लेंथ। लेंथ के लिए सिंबॉलिकली हम लोग कैपिटल एल का इस्तेमाल करते हैं और इसका यूनिट होता है मीटर, जिसको हम लोग स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड है टाइम, या फिजिकल क्वांटिटी है, जिसको हम लोग कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका यूनिट होता है सेकेंड, जिसको हम लोग स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्थ है टेम्परेचर, यह भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसको हम लोग टी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका यूनिट होता है केल्विन। फिफ्थ होता है इलेक्ट्रिक करंट, इसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका यूनिट होता है एम्पियर, जिसको हम लोग कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। सिक्स्थ में लुमिनस इंटेंसिटी, जिसका यूनिट होता है कैंडेला और इसको हम लोग सिंबॉलिकली सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं, सी और स्मॉल डी होता है। और सबसे लास्ट और आखिरी है क्वांटिटी ऑफ मैटर, जिसको हम लोग इसका यूनिट होता है मोल और इसका सिंबल होता है MOL। और जो हमने लास्ट बताया था कि जो 3 टाइप्स ऑफ यूनिट होते हैं उसमें सबसे लास्ट होता है सप्लीमेंट्री यूनिट। तो सप्लीमेंट्री यूनिट में मात्र 2 क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी रखे गए। पहला को हम लोग कहते हैं प्लेन एंगल, जो हम लोग सर्कल में एंगल मेजर करते हैं, उसी में से एक हम लोग यूनिट यूज करते हैं रेडियन। तो जो प्लेन एंगल होता है उसका यूनिट होता है रेडियन, और जो दूसरा होता है उसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल, इसका यूनिट होता है स्टेरेडियन। स्फीयर का अगर हमको एंगल मेजर करना हो, या जो आप लोग बर्थडे कैप पहनते हो उसके टॉप पर जो एंगल फॉर्म होता है वह स्टेरेडियन ही होता है। तो आज के क्लास में हम आशा करते हैं आप लोग समझे होंगे। थोड़ा एक यूनिट को हम समझने का एक और मौका देते हैं आपको कि यूनिट का क्या रोल होता है और क्या डिफरेंसेज होते हैं। जैसे आपके सामने मैं लिखता हूं A और A0, देखने में दोनों A और A0, इन दोनों का अपना महत्व है। ये दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इनके आगे आप 10 लगा दो और इनके आगे भी आप एक 10 लगा दो। पहला को हम लोग पढ़ेंगे 10 एम्पियर और दूसरा को हम लोग पढ़ेंगे 10 एंगस्ट्रॉम। पहला करंट का फिजिकल क्वांटिटी होगा और दूसरा वेवलेंथ। पहले फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग करंट कहेंगे और दूसरे को वेवलेंथ। तो A और A0 में इतना बड़ा फर्क होता है, और अगर A और A0 आप हटा दो तो फिर यह सिर्फ एक नंबर भर रह जाता है,
इसके बाद इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं। अब इसका कहाँ इस्तेमाल करोगे अब आप खुद समझ सकते हो। तो आज के क्लास में हम इतना ही करेंगे और फिर अगले क्लास में हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल से सप्लीमेंट्री यूनिट से आगे बढ़ेंगे और उसमें हम लोग डिराइव्ड यूनिट को समझेंगे, सिस्टम ऑफ यूनिट को समझेंगे और भी कुछ चीजें होंगी जिसको समझेंगे। हाँ, एक बात मैं बताना भूल रहा था और वह है आपको ये जो मेजरमेंट वाली बात हुई, तो मैंने कहा कि यह आप घर से लेकर के घर, समाज, देश या इंटरनेशनल हर जगह इसका अपना एक महत्व होता है। तो मैं बताना चाहता हूं कि जो अपने यहाँ जो भी यूनिट इस्तेमाल में हम लाते हैं या बनता कहाँ है, कौन बनाते हैं इनको, सब जगह इनमें इक्वलिटी क्यों होती है, कैसे होती है, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। आप अपने घर पर भी मीटर का इस्तेमाल करते हो, अपने जिला पे जाते हो वहां भी करते हो, दूसरे स्टेट में जाते हो तो भी मीटर वही होता है। यानी देश के किसी भी कोने में आप संभाग में जाओगे तो हर जगह आपको मीटर मिलेगा और सबका माप एक होता है, सब में इक्वलिटी होती है। तो ये इक्वलिटी आती कहां से है? तो मैं आपको बताते चलूं कि पूरे वर्ल्ड को लेकर के, पूरे वर्ल्ड में इक्वलिटी हो, इसके लिए विश्व के तमाम देशों के प्रयास से, यानी जितने भी राष्ट्र हैं विश्व के अंदर, उन सबके प्रयास से एक लेबोरेटरी बनी हुई है। यह फ्रांस के सेवरे नामक शहर में स्थित है। यह फ्रांस के सेवरे नामक शहर में स्थित है जो पेरिस के नजदीक है। इस संस्थान का नाम है, इस लेबोरेटरी का नाम है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर। आप हो सके तो इसको नोट कर लेंगे। इस संस्थान का नाम है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर। यही वह लेबोरेटरी है या यही वह संस्थान है जो पूरे विश्व के लिए यूनिट को डिफाइन भी करती है और पूरे वर्ल्ड को एक गाइडलाइन भी देती है, जिस गाइडलाइन को फॉलो करके जितने भी वर्ल्ड ऑर्डर के देश हैं वे सारे इसको फॉलो करते हैं और वहीं पे सुनिश्चित होता है कि क्या लंबाई होगी, क्या मास होगा, और इसका नाम इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।